सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मंत्र ई लर्निंग। एलिमेंट्स ऑफ अकाउंट्स पार्ट 1 में हमारा चैप्टर 1 का आज लेक्चर नंबर 5 देखेंगे हम। और टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंटिंग, अभी तक हमने अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन देखा, अकाउंटिंग का ओरिजिन किस तरह से हुआ वो देखा, अकाउंटिंग के सिस्टम, उसकी लिमिटेशन, एडवांटेजेस, ऑब्जेक्टिव, वो सब हमने अभी तक के लेक्चर्स में देखे। आज हम अकाउंटिंग के सिस्टम के अंदर जो टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है, यानी कि जो टर्म्स यूज़ होते हैं, उसको डिटेल्स में देखेंगे। अकाउंटिंग का जो बेसिस है, मतलब जो बेस है, वो आपको उसके टर्मिनोलॉजी जानने से ही पता चलेगा। क्योंकि अकाउंटिंग के अंदर हम कुछ टर्म्स होते हैं, उसको उसकी पर्टिकुलर जो डेफिनेशन होती है वही ट्रांजैक्शन के लिए भी यूज़ होती है। और अकाउंटिंग जो है उसके डेफिनेशन में ही हमने देखा था, अकाउंटिंग इज़ अ रिकॉर्डिंग, मतलब ये रिकॉर्ड करने की एक प्रोसेस है। अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, एनालाइज एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन क्या होता है, कौन से ट्रांजैक्शन में कौन से टर्म को हम यूज़ करेंगे, तो उस तरीके से जो भी टर्मिनोलॉजी है वो हम आज से स्टार्ट करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंटिंग। सबसे पहला टर्म जो है वो हम देखेंगे बिजनेस ट्रांजैक्शन, क्योंकि अकाउंटिंग की जो सिस्टम है, जो प्रोसेस है, वो बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने की प्रोसेस है। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन को किसे बोलते हैं हम? बिजनेस ट्रांजैक्शन मीन्स एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस ऑफ बिजनेस between two or more person in the form of cash and or on credit। मतलब ये हुआ कि बिजनेस जो ट्रांजैक्शन है, ट्रांजैक्शन का सिंपल मीनिंग ये होता है कुछ लेन देन हमने की, कोई भी पर्सन के साथ हमने कुछ लेन देन किया, उसको बोलते हैं ट्रांजैक्शन। बट यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन की। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन का मीनिंग होता है कि एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस ऑफ बिजनेस बिटवीन टू और मोर पर्सन, दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में कोई बिजनेस के हिसाब से, बिजनेस के लिए कोई प्रोडक्ट और सर्विस की जो एक्सचेंज हुआ वो, बट इन द फॉर्म ऑफ, खाली एक्सचेंज हुआ वो नहीं, इन द फॉर्म, उसका जो फॉर्म है वो कैश और क्रेडिट पे होना चाहिए। मतलब या कैश या फिर क्रेडिट, कैश एंड क्रेडिट पे भी होता है। थोड़ी अमाउंट कैश में दी, बाकी हमने कुछ अमाउंट बाकी रखा, तो कैश एंड और क्रेडिट, इस तरीके से कुछ भी हम एक्सचेंज करते हैं फॉर द बिजनेस, उसी एक्सचेंज को हम बोलेंगे बिजनेस ट्रांजेक्शन। ठीक है, बिजनेस ट्रांजेक्शन मीन्स एन एक्ट ऑफ बिजनेस। दूसरा हम ये भी कह सकते हैं कि बिजनेस ट्रांजेक्शन का मतलब होता है एक्ट ऑफ बिजनेस, मतलब बिजनेस के लिए किया गया हुआ ट्रांजेक्शन, वो बोलते हैं हम उसको बिजनेस ट्रांजेक्शन। देखो, रूटीन लाइफ में हम बहुत सारे एक्सचेंजेस तो एक दूसरे के साथ करते रहते हैं, पर वहाँ पे जो पर्पस होता है वो बिजनेस का नहीं होता, सोशल भी हो सकता है, पर्सनल भी हो सकता है, तो उसे हम ट्रांजेक्शन बोल सकते हैं। बट बिजनेस ट्रांजेक्शन अकाउंटिंग की लैंग्वेज में हम उसको नहीं बोल सकते। अकाउंटिंग के लैंग्वेज में हम बिजनेस ट्रांजेक्शन उसी को बोलेंगे जिस ट्रांजेक्शन के अंदर एक्सचेंज जो भी प्रोडक्ट और सर्विस हुआ है वो बिजनेस के लिए हुआ है, और वो जो है वो कैश या तो क्रेडिट के फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, बिजनेस ट्रांजेक्शन इज ऑलवेज इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, मतलब उसमें मनी मैटर करता है। बिजनेस ट्रांजेक्शन इज अ ऑलवेज इकोनॉमिक कंडीशन, मतलब नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन जो होता है वो बिजनेस ट्रांजेक्शन कहा जाएगा
नहीं। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन का मतलब होता है कि उसमें मनी मैटर करता है, मतलब मनी के टर्म्स में होना चाहिए, या तो पैसे दिए या पैसे इन फ्यूचर देंगे, वो होना चाहिए। अगर वो मैटर नहीं है, वो एलिमेंट नहीं है हमारे ट्रांजैक्शन में, तो वो बिजनेस ट्रांजैक्शन कहा जाएगा नहीं। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन का मतलब होता है मीन्स ट्रांजैक्शन विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, जो अभी मैंने बताया। अब बिजनेस ट्रांजैक्शन के बारे में हमने समझा। अब बिजनेस ट्रांजैक्शन जो किस टाइप के होते हैं वो मैं आपको समझाऊं। तो जैसे कि यहाँ पे बोला कि इन द फॉर्म ऑफ कैश और क्रेडिट, या कैश एंड और क्रेडिट जो बोला, उसका मीनिंग हम समझते हैं। कैश ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस, कैश ट्रांजेक्शन किस तरीके से होता है, तो गुड्स ऑफ ₹5,000 सोल्ड टू रजनीकांत फॉर कैश, ट्रांजेक्शन है। गुड्स ऑफ ₹5,000 सोल्ड टू रजनीकांत फॉर कैश, रजनीकांत को ₹500 का गुड्स सेल किया फॉर कैश, मतलब कि कैश में हमने 5,000 का सेल किया रजनीकांत, बराबर है। तो ये कैश ट्रांजेक्शन हुआ। अब कैसे ये पता चला, तो इस ट्रांजेक्शन का थोड़ा हम एनालाइज करें, तो रजनीकांत जो है वो एक अलग पर्सन है, बिजनेस से अलग पर्सन है। और दूसरा जो यहाँ पे एलिमेंट है वो है गुड्स। तो गुड्स जो है वो है प्रोडक्ट, यानी कि गुड्स जो है होता है वो प्रोडक्ट, हमने एक्सचेंज किया प्रोडक्ट का। और तीसरा एलिमेंट आता है कि ₹5,000 इज इकोनॉमिक वैल्यू विच इज रिसीव्ड ऑन द स्पॉट। मतलब ये जब एक्ट हुआ, जब हमने रजनीकांत को, कोई बिजनेस ओनर है जो बिजनेस चलाता है, उसने उसकी प्रोडक्ट यानी कि गुड्स वो रजनीकांत को सेल किया, सोल्ड, मतलब रजनीकांत को दिया, उसके बदले में रजनीकांत ने उन्हें पैसा दिया, तो ये एक्सचेंज हुआ। अब ये एक्सचेंज जो हुआ इन द टर्म्स ऑफ मनी हुआ, ₹5,000 मिले, और जो प्रोडक्ट दी यानी कि गुड्स हुआ और बिजनेस के लिए हुआ, तो ये हो गया बिजनेस का कैश ट्रांजेक्शन। ऑन द इवेंट, जब ये इवेंट बनी तभी कैश की लेन देन हो गई, तो इसको बोलते हैं हम कैश ट्रांजेक्शन। क्रेडिट ट्रांजेक्शन किसको बोलते हैं, तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस, सेम ट्रांजेक्शन का एग्जांपल हम लेते हैं, गुड्स ऑफ ₹5,000 सोल्ड ऑन क्रेडिट टू रजनीकांत। यहाँ पे रजनीकांत पर्सन ही है, उसको हमने सेल किया, बट यहाँ पे टर्म क्या यूज किया है, सोल्ड ऑन क्रेडिट। क्या कहा गया है, सोल्ड ऑन क्रेडिट विथ कंडीशन टू पे द अमाउंट विद इन 10 डेज। तो यहाँ पे भी देखो, जो बिजनेस ट्रांजेक्शन की हमने पहले मीनिंग किया, उसके अंदर जो तीन जो एलिमेंट थे वो हमें देखने चाहिए। सबसे पहला तो कुछ एक्सचेंज होना चाहिए, और वो एक्सचेंज क्या होना चाहिए, बिजनेस प्रोडक्ट और सर्विस, बिजनेस की कोई प्रोडक्ट या बिजनेस की कोई सर्विस। दूसरा है कि 2 और मोर पर्सन होने चाहिए, दो या तो दो से ज़्यादा पर्सन, अलग पर्सन होने चाहिए। और तीसरा वो इकोनॉमिक यानी कि मनी के टर्म्स में होना चाहिए। अभी ये नहीं बताया कि मनी तुरंत देना चाहिए या इन फ्यूचर। तो इन फ्यूचर जब देना है 10 दिन, वो भी कुछ टाइम तो मिला ना, तो उसको हम बोलते हैं क्रेडिट। और तुरंत पैसे दिए तो उसको बोलते हैं कैश। जैसे कि मान लो हमने कोई मेडिकल में जाके दवाइयाँ खरीदी और उसका बिल पेमेंट किया, तो वो हो गया ट्रांजेक्शन, बट वो कैसा ट्रांजेक्शन हुआ, कैश ट्रांजेक्शन। ठीक है। अब हम ग्रोसरी लेने गए कोई मॉल में, और वहाँ पे हमने ग्रोसरी ली, और हमारा वहाँ पे मतलब हमारा वो अकाउंट चलता है लेजर, उसमें हमने लिखवा ली। फिर 1 महीने के अंदर जितनी बिल लेंगे हम 1 महीने के बाद पेमेंट करेंगे उसको, तो वो हो गया क्रेडिट ट्रांजेक्शन। दोनों ट्रांजेक्शन ही है, दोनों बिजनेस ट्रांजेक्शन भी है, बिजनेस ट्रांजेक्शन ही है। बिजनेसमैन के लिए बिजनेस ट्रांजेक्शन है, हमारे लिए भले वो पर्सनल ट्रांजेक्शन, बट हम यहाँ पे बिजनेस की बात कर रहे हैं, तो बिजनेस के लिए क्या है, वो बिजनेस ट्रांजेक्शन, क्योंकि उन्होंने अपनी वो प्रोडक्ट सेल की है। अब सेल करने के तुरंत पैसा मिल गया तो वो गया कैश ट्रांजेक्शन। अब सेल कर दिया पर थोड़े दिन के बाद पैसा मिलेगा, तो वो हो गया क्रेडिट ट्रांजेक्शन। मतलब यहाँ पे रजनीकांत जो है वो एक सेपरेट पर्सन हो गया, बराबर। और गुड्स हो गया प्रोडक्ट, और 5,000 जो रुपीस थे वो इकोनॉमिक टर्म हो गया, और 10 दिन के बाद मिलेगा। मनी विल बी रिसीव्ड इन द फ्यूचर अगेंस्ट गुड्स, दिस इज अ गारंटी। वो बात अलग है कि वो गारंटी है, वो मिलेगा ही पैसा। तो ये होता है बिजनेस ट्रांजेक्शन का टर्म। बिजनेस ट्रांजेक्शन के हमने दो टाइप्स देखे, कैश और क्रेडिट। देखो, अकाउंटिंग की रिकॉर्ड करने की जो प्रोसेस हमें सीखनी है, वो प्रोसेस के लिए ये जो टर्म्स आज हम सीख रहे हैं वो बहुत ज़रूरी है। अगर वो टर्म्स आपको समझ में आएगा तो ही आपको ट्रांजेक्शन समझ में आएगा, और ट्रांजेक्शन समझ में आएगा तो उसी में से आप कोई
अकाउंट जो सिलेक्ट कर पाएंगे कि कौन से अकाउंट पे हम डेबिट या क्रेडिट करेंगे। तो ये सिस्टम है। तो यहाँ से ध्यान से आपको ये सारे जो टर्म्स है वो समझने हैं। ठीक है। दूसरा टर्म है वो है इवेंट। इवेंट का नॉर्मल मतलब हम करें तो कोई इंसिडेंस, कोई घटना, बराबर है। इवेंट इज रिकग्नाइज एज एन इंसिडेंस। कोई घटना बनी तो उसको हम इवेंट या तो इंसिडेंस बोलते हैं। इवेंट मीन्स सिचुएशन, सिचुएशन भी बोलते हैं। और रिजल्ट क्रिएटेड फ्रॉम ट्रांजेक्शन, और रिजल्ट क्रिएटेड फ्रॉम ट्रांजेक्शन मतलब कि कोई ट्रांजेक्शन के थ्रू कोई रिजल्ट मिला तो वो भी हमारे लिए क्या है, इवेंट। ट्रांजेक्शन एज इट्स एक्सप्लिक्ट फीचर, ट्रांजेक्शन जो है वो उसका एक फीचर बन जाता है। ठीक है, कैसे? एज्यूम दैट द गुड्स सोल्ड टू रजनीकांत इज परचेज फॉर ₹3,000, वेजेस पेड ₹500। एक हम इवेंट मतलब सोचते हैं कि ऐसा हुआ, जो गुड्स हमने रजनीकांत को सेल किया था वो हमने 3,000 में बाय किया था, परचेस किया था, और वेजेस का पेमेंट किया था ₹500। तो यहाँ पे क्या हुआ, सेल किया कितने में हमने, 5,000 में। सेल इज एन एक्ट, दस इट इज ट्रांजेक्शन, बराबर। अब परचेस किया था 3,000 का, वेजेस पेड की थी 300। तो देखो यहाँ पे 3,500 की हमारी कॉस्ट हो गई और हमारा प्रॉफिट हो गया 1,500। अब देखो ये एग्जांपल से आपको समझ में आया होगा कि पहले एग्जांपल हमने लिया कि रजनीकांत को 5,000 रुपीज़ का गुड सेल किया और उसने कैश पेमेंट कर दिया, मतलब कैश ट्रांजेक्शन हो गया। दूसरा एग्जांपल देखा कि रजनीकांत को 5,000 का गुड सेल किया बट वो पेमेंट करेगा 10 दिन के बाद। अब ये इवेंट समझने के लिए ये ट्रांजेक्शन का हम एग्जांपल लेके चलते हैं। तो यहाँ पे इवेंट क्या हुई, इवेंट ये हुई कि हमने 3,000 में वो परचेस किया, वो गुड्स लाने के लिए 500 रुपीज़ का वेजेस पे किया, और अब वही गुड्स हमने 5,000 में रजनीकांत को सेल किया। तो इस इवेंट से हमारा 1,500 रुपीज़ का जो है वो प्रॉफिट हुआ। अब यहाँ पे कितनी इवेंट हुई देखो। सबसे पहले तो जो सेल किया वो, सेल इज एन एक्ट, दस इट इज ट्रांजेक्शन, तो ये ट्रांजेक्शन है। दूसरा परचेज इज एन एक्ट, दस इट इज ट्रांजेक्शन। तो आप देखो एक इवेंट जो बनी उसमें जो ट्रांजेक्शन कितने बने, सेल किया वो एक ट्रांजेक्शन मतलब एक इवेंट हो गई, दूसरा परचेज किया वो एक दूसरी एक इवेंट हो गई तो वो दूसरा ट्रांजेक्शन, वेजेस पेड किया ये भी एक अलग से एक्ट हो गया, एक कार्य हो गया, तो वो भी एक अलग से ट्रांजेक्शन, और जो प्रॉफिट हुआ वो है हमारी इवेंट। यानी कि इट इज रिजल्ट, इट इज एन इवेंट। मतलब जो भी हम ट्रांजेक्शन करते हैं वो ट्रांजेक्शन का जो रिजल्ट निकल के आता है, जो नतीजा निकल के आता है उसको हम बोलते हैं इवेंट। और जितने जितने भी ट्रांजेक्शन होते जाते हैं वो ट्रांजेक्शन के कुछ ना कुछ नतीजा निकलते जाते हैं। जैसे हमने परचेस किया तो उसको हम पेमेंट करेंगे, वेजेस का पेमेंट करेंगे, उसको पेमेंट क्रेडिट पे लिया है तो थोड़े दिन के बाद पेमेंट करेंगे। वही परचेस किया गया माल हम सेल करेंगे, सेल करेंगे तो वो भी एक ट्रांजेक्शन हुआ। तो ऐसे कुछ ट्रांजेक्शन मिल के एक इवेंट बनती है जब उसका कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलता है। ठीक है, तो कोई भी एक्ट होता है वो ट्रांजेक्शन होता है, और जो उस ट्रांजेक्शन को मिला के हम जो भी एक रिजल्ट मिलता है वो हो जाता है हमारे लिए इवेंट। अब एंट्री क्या है, आपने बहुत जगह पे सुना होगा अकाउंटिंग मतलब क्या, एंट्री करना। कौन सी एंट्री, परचेस की, सेल्स की, बैंक की, ऐसे कुछ आपने सुना होगा, बराबर है। बट एंट्री का मीनिंग क्या होता है? तो एंट्री का मीनिंग ही होता है कि एंट्री मीन्स रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कोई ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना मतलब एंट्री करना। डबल एंट्री सिस्टम के अंदर एवरी ट्रांजेक्शन हैज टू इफेक्ट। जो भी ट्रांजेक्शन, जैसे हमने ऊपर देखा, सेल्स किया तो वो एक ट्रांजेक्शन हो गया, परचेस किया वो एक ट्रांजेक्शन हो गया, वेजेस का पेमेंट किया वो एक ट्रांजेक्शन हो गया, बराबर। अब ये जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं वो सब ट्रांजेक्शन की टू इफेक्ट्स होती है, इसीलिए इसका नाम है डबल एंट्री। वन डेबिट एंड वन अदर क्रेडिट। एक डेबिट होगा तो दूसरा क्रेडिट होगा। ये सिस्टम है, डबल एंट्री सिस्टम की एक सिस्टमेटिक मेथड है, बराबर, साइंटिफिक प्रूवन है। व्हेन अ ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्ड इन जर्नल और सब्सिडरी बुक्स इट इज सेड दैट एन एंट्री इज मेड। अब ये जर्नल क्या आ गया और सब्सिडरी बुक क्या आ गया? अब देखो ये वर्ड नए नहीं आते जा रहे। अब जर्नल और सब्सिडरी बुक्स ये अकाउंट्स बुक्स होते हैं,
डबल एंट्री सिस्टम के अंदर जो है वो हमें कितनी कितनी बुक्स रखनी है उसके लिए भी हमें बताया गया है। तो सबसे पहला जो बुक्स है हमारा, जहाँ पे सबसे पहली एंट्री होती है कोई भी ट्रांजेक्शन हो, उस बुक्स को हम बोलते हैं जर्नल, बराबर। और सब्सिडरी बुक जो है वो भी हम कई लोग बनाते हैं, उसमें भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं, पर उसका ऑप्शन कुछ अलग है, जर्नल के अलावा भी वो हम रखते हैं। वो दोनों ऑप्शनेबल है, या जर्नल रखो या सब्सिडरी बुक रखो। वो कैसे है वो हम आगे के चैप्टर में उसको देखेंगे, बट अभी आपको याद रखना है कि कोई ट्रांजेक्शन हुआ उसको हमने जर्नल में बुक किया या सब्सिडरी बुक में बुक किया, मतलब कि रिकॉर्ड किया, तो उसको हम बोलते हैं कि बुक्ड किया, या फिर बोलते हैं एंट्री किया, एंट्रीज मेड, ऐसा बोलते हैं। ठीक है। तो अब देखो, आप अकाउंट पढ़ रहे हो तो आपको ये सब चीज़ें मालूम होनी चाहिए। तो एंट्री करने का मतलब क्या होता है? एंट्री करने का मतलब होता है कि अकाउंट्स बुक्स जो भी है, जो हमने बुक्स बनाए हैं उसके अंदर लिखना, वो होता है एंट्री। हालांकि अभी तो जो डिजिटल ज़माना है तो अभी तो कोई बुक्स नहीं रखता, बट वो बुक्स के नाम जो भी आप सॉफ्टवेयर भी यूज़ करते हो तो वहाँ पे नाम तो वही है, जर्नल, सब्सिडरी बुक, सब। तो वो वहाँ पे भी आपने एंट्री किया डिजिटली तो वो भी एंट्री ही बोलते हैं। उसको रिकॉर्ड किया मतलब डिजिटली रिकॉर्ड किया तो उसको एंट्री किया, वही बोलेंगे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है। यस, कैपिटल। अब अब ये अभी तक जो हमने देखा वो नॉर्मल ट्रांजैक्शन के एक नॉर्मल वर्ड्स थे। बिजनेस ट्रांजैक्शन जैसे आप अभी अभी आप ये लोग सब सुने भी है हुए हैं, बराबर। अब जो है ना वो इम्पोर्टेंट टर्म्स यहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं, वो है सबसे पहला वर्ड जो है वो कैपिटल। आप इसको है ना बिजनेस जैसे आपको नया चालू करना है तो क्या क्या चीज़ें चाहिए उसके साथ कनेक्ट करते जाना, तो स्टेप बाय स्टेप आपको सारे टर्म्स जो है वो याद रहेंगे। जैसे सबसे पहले मान लो कि कोई भी बिजनेस हमें शुरू करना है तो क्या चाहिएगा? पैसा, बराबर। सबसे पहले हमें इन्वेस्टमेंट चाहिएगा, पैसा हो। जो भी पैसा हम बिजनेस को शुरू करने में या बिजनेस को चलाने में या बिजनेस को ग्रोथ करने में लगाएंगे बिजनेस के अंदर, वो होगा हमारे लिए क्रेडिट, यानी कि जो भी ऑनर है बिजनेस का उसके लिए वो होगा कैपिटल। मतलब कैपिटल का मीनिंग क्या होता है? एन इन्वेस्टमेंट मेड बाय द ऑनर टू कमेंस द बिजनेस इज नॉन एज कैपिटल। बिजनेस को चालू करने के टाइम जो भी इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है और वो कौन करता है? ओनर। तो उसको बोलते हैं हम कैपिटल। इन्वेस्टमेंट इज बिजनेस इन डन इन कैश फॉर्म और इन फॉर्म ऑफ एनी एसेट। अब ये भी वर्ड्स नया है, एसेट। अब बिजनेस शुरू करने के लिए आप कैश में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और एसेट के फॉर्म में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। एसेट का मतलब होता है ऐसी कोई भी चीज, ऐसी कोई भी प्रोडक्ट जो आपको अपना बिजनेस चलाने के लिए सपोर्ट करे, मतलब हेल्पफुल रहे। जैसे मान लो कि कोई शॉप, गारमेंट के कपड़ों के शॉप का एक बिजनेस शुरू करना है, तो वहाँ पे आपको कपड़े दिखाने के लिए एक टेबल बनाना पड़ेगा, वार्डरोब बनाने पड़ेंगे वहाँ पे सब, और एक शोकेस जैसा भी बनाना पड़ेगा जहाँ पे आप वो कपड़े दिखाने के लिए लाइटिंग करनी पड़ेगी, एसी लगाना पड़ेगा, बिलिंग के लिए कंप्यूटर रखने पड़ेंगे, सीसीटीवी कैमरा चाहिए। तो ये जितनी भी चीज़ें मैंने बोली वो सब वो शॉप के ऑनर यानी कि बिजनेस के ऑनर को ये बिजनेस चलाने के लिए रिक्वायरमेंट है या हेल्प करती है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो होगी उनके लिए एसेट। यानी कि मान लो कि हमने कोई बिजनेस कोई भी शुरू किया तो उसके अंदर हमने कैश पैसा जो डाला, जो इन्वेस्टमेंट किया, वही खाली कैपिटल नहीं है, बट ऐसी कुछ भी हम एसेट लाए, यानी कि कंप्यूटर लाए, फर्नीचर बनवाया, बराबर। तो जो भी वो है सब, वो क्या है? एसेट, जो हमें बिजनेस चलाने में हेल्प करती है, सपोर्ट करती है। फॉर सोल प्रोप्राइटरशिप कैपिटल वर्ड इज यूज्ड, यानी कि कोई एक पर्सन जो बिजनेस करता है अपना छोटा सा, तो वो बोलता है, वो बोलते हैं उसको सोल प्रोप्राइटरशिप। उसके लिए कैपिटल वर्ड यूज होता है विच ऑनर प्रोवाइड्स, मतलब जो मालिक के लिए होता है। मतलब प्रोप्राइटरशिप के अंदर
जो पर्सन ओनर है उसके नाम से जो आप अकाउंट्स बनाओगे वही कैपिटल अकाउंट माना जाएगा, क्योंकि उसका ओनर एक ही है तो उसके नाम से ही वो अकाउंट बनेगा। बट पार्टनरशिप के अंदर पार्टनर्स कैपिटल वर्ड ऐसा यूज होता है, क्योंकि पार्टनरशिप के अंदर क्या होता है, एक से ज्यादा लोग होते हैं, 2 3 4 5 लोग होते हैं, तो वहां पे खाली कैपिटल ऐसा यूज नहीं करते हम, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मैंने मान लो कि 3 पार्टनर ने ABC, तो एस कैपिटल अकाउंट, बी कैपिटल अकाउंट, सी कैपिटल अकाउंट, इस तरीके से वहां पे हम कैपिटल टर्म यूज करेंगे। और कंपनी, कंपनी के लिए शेयर कैपिटल होता है, क्योंकि कंपनी के ओनर जो होते हैं वो शेयर होल्डर होते हैं, वहां पे शेयर होल्डर वर्ड यूज होता है, शेयर कैपिटल वर्ड यूज होता है। ठीक है, इक्विटी शेयर कैपिटल जो है वो बहुत ही पॉपुलर है कंपनी के लिए। वो आप मैनेजमेंट के सब्जेक्ट में कंपनी के बारे में, बिजनेस फॉर्म्स जो प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप फॉर्म है, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी है, उसके बारे में डिटेल्स में आपको पढ़ने का होगा, बराबर। यहाँ पे आपको खाली ये वर्ड जो है कैपिटल, उसका मीनिंग समझना है कि कोई भी बिजनेस का ऑनर जो होता है वो बिजनेस के अंदर जो इन्वेस्टमेंट करता है, वो चाहे कैश में हो या एसेट्स के फॉर्म में या अदर एनी काइंड्स के फॉर्म में, तो वो क्या हो जाता है, कैपिटल। अब ड्राइंग्स क्या है, अब जो ऑनर है जो पैसा लाता है, पैसा लगाता है और बिजनेस करता है, तो बिजनेस में से क्या कमाएगा, वो प्रॉफिट। अब जो प्रॉफिट कमाता है उसमें से उसका घर का खर्चा भी निकलना चाहिए ना, क्योंकि उसको तो कोई सैलरी देने वाला है नहीं। ऑनर को कौन सैलरी देगा, कोई नहीं, बट ओनर को सैलरी कैसे मिलेगा, प्रॉफिट कमाएगा वो। हालांकि हम उसको सैलरी नहीं बोलते, बट जो भी प्रॉफिट बचेगा वो उसका रहेगा। अब उसको वो वापस बिजनेस में इन्वेस्ट भी कर सकता है या घर पे ले जा सकता है। यानी एक ऐसा समझो कि जितना पैसा उसने बिजनेस में लगाया वो क्या हो गया, कैपिटल। अब वो घर पे लेके गया पैसा कुछ भी अपने पर्सनल यूज के लिए, या बिजनेस में से कुछ भी उसने पर्सनल एक्सपेंस पे किया, तो वो उसके लिए क्या टर्म यूज करेंगे हम, ड्राइंग्स। फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल ओनर ऑफ बिजनेस प्रोवाइडेड पर्सनल प्रॉपर्टी टू द बिजनेस। मतलब वो पर्सनल इन्वेस्टमेंट करता है, पर्सनल एसेट गिवन बाय ओनर बिकम्स एसेट ऑफ बिजनेस। अपनी पर्सनल एसेट भी देता है, मतलब कि घर पे रह के कोई लोग बिजनेस करते हैं या अपनी खुद की प्रॉपर्टी है, शॉप वगैरह जो वहाँ पे वो बिजनेस करते हैं, तो वो सब कैपिटल हो जाता है। व्हेन ओनर ऑफ बिजनेस विड्रॉ एसेट, अब वो एसेट वापस ले जाता है फ्रॉम बिजनेस मीन्स कैश और गुड्स फॉर पर्सनल पर्पज इज नॉन एज अ ड्रॉइंग। सिंपल सा मीनिंग समझो कि ऑनर जो है वो कुछ भी बिजनेस के अंदर लाएगा तो वो क्या होगा, कैपिटल। अब बिजनेस में जो कुछ भी लेके जाएगा वो क्या हो गया, ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स इंडिकेट्स कैपिटल रिडक्शन। ड्रॉइंग जो है उसके कारण कैपिटल उतनी कम होती है, क्योंकि जब वो लाएगा तो कैपिटल बढ़ेगी, वो लेके जाएगा तो कैपिटल उतनी कम हो जाएगी। इंस्टेड डिडक्टिंग इट डायरेक्टली फ्रॉम कैपिटल, इट इज शोन सेपरेटली एज अ ड्रॉइंग। अब ये समझना है आपको कि जब हम ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे, तो जब कोई एसेट वो लाएगा या कोई कैश लाएगा बिजनेस में, तो हम कैपिटल अकाउंट में उसकी एंट्री करेंगे। अब एंट्री करना वो आपको पता चल गया कि एंट्री करेंगे, तो वो कैपिटल अकाउंट में इफेक्ट होगा। अब कैपिटल जो है वो ड्राइंग जो है वो कैपिटल का रिडक्शन ही है, तो यहाँ पे ये बताया है कि डायरेक्ट कैपिटल को माइनस करना नहीं है आपको, एंट्री ऐसे करने के वो ड्राइंग अकाउंट्स अलग बना के उसको सेपरेट दिखाना है, इसलिए उसको ड्राइंग वर्ड यूज करते हैं। जनरली ड्राइंग वर्ड इज यूज फॉर सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप फॉर्म। ये सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप फॉर्म में ही होता है। ओनर्स गिव्स कैपिटल टू बिजनेस और बिजनेस गिव्स ड्राइंग टू ओनर्स। ये कहाँ पे होता है, ओनली प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में। कंपनीज में ऐसे कुछ ड्राइंग्स वगैरह होता नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं लाइबिलिटी। लाइबिलिटी का मतलब होता है जवाबदारी, यानी अमाउंट पेएबल। अमाउंट पेएबल बाय द बिजनेस फॉर क्रेडिट परचेस ऑफ गुड्स, एसेट और अमाउंट पेएबल फॉर बोरोड मनी इज नोन एज लाइबिलिटी। मतलब जो भी अमाउंट्स पेएबल करनी होती है, मतलब जो भी पैसा पे करना होता है बाय द बिजनेस, बिजनेस को, ऑनर को नहीं, बिजनेस को। बिजनेस और ऑनर दो अलग चीज है, समझ लेना ये, बराबर। ऑनर जो है वो खाली पैसा लगा के इन्वेस्ट करके बिजनेस करता है, वो बिजनेस और वो ऑनर दोनों अलग है। अब यहाँ पे क्या दिया है कि अमाउंट पेएबल बाय द बिजनेस फॉर क्रेडिट परचेस, एसेट
और अमाउंट पेबल फॉर बोरोड मनी इज नॉन एज लाइबिलिटी। अब उसने क्रेडिट परचेज किया है तो कुछ पेमेंट करने का निकलता है, कोई एसेट परचेज किया तो उसका पेमेंट करना है, या फिर किसी के पास से पैसे उधार लिए थे अब वो भी वापस करना है, तो ये सब जो है वो क्या होती है, लाइबिलिटी। दिस अमाउंट इज पेबल इन द फ्यूचर, अभी नहीं पे करना पर फ्यूचर में पे करना है, ठीक है, तो ये होती है लाइबिलिटी। अब लाइबिलिटी जो है वो दो टाइप की होती है। फर्स्ट है जो है इंटरनल लाइबिलिटी और सेकंड जो है वो एक्सटर्नल लाइबिलिटी। अब इंटरनल में क्या आता है, तो इंटरनल में आता है करंट लाइबिलिटी और नॉन करंट लाइबिलिटी, और एक्सटर्नल में जो आता है वो है करंट लाइबिलिटी और नॉन करंट लाइबिलिटी। अब ये करंट और नॉन करंट क्या है, तो करंट का मतलब होता है, करंट लाइबिलिटी का मतलब होता है जो एक साल के अंदर मतलब 12 मंथ के पीरियड में पे करनी है, वो होती है करंट लाइबिलिटी। उसका टाइम पीरियड के हिसाब से उसको करंट और नॉन करंट बोलते हैं। एक साल के अंदर पेमेंट कर देना है तो वो होती है करंट, एक साल से ज़्यादा है मतलब 12 मंथ से ज़्यादा है तो वो होती है नॉन करंट। अब इंटरनल क्या है, तो इंटरनल लाइबिलिटी तो वो है क्या है कि बिजनेस के अंदर अंदर के लोगों को देना है, वो मतलब इंटरनल लाइबिलिटी हुए। एक्सटर्नल मतलब बिजनेस के साथ बाहर के लोग जो जुड़े हुए हैं उसको जो पैसा देना है वो होता है एक्सटर्नल। जैसे कि किसी बैंक से लोन लिया तो बैंक हो गया एक्सटर्नल, बराबर। किसी व्यापारी से हमने माल खरीदा है उधार पे तो वो हो गया एक्सटर्नल। अब इंटरनल क्या है, तो कोई फ्रेंड से लोन लिया या अपने रिलेटिव से कोई भी पैसा लेके आए तो वो होता है इंटरनल। या ओनर जो है उसने खुद का पैसा लगाया है और खुद लेके गया है या खुद की पर्सनल एसेट कुछ लगाई है, वो हो गई इंटरनल। मतलब उसका पर्सनली जो भी है वो हो गया इंटरनल, और जो बाहर के लोगों को देना है वो हो गया एक्सटर्नल। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा लाइबिलिटी। इंटरनल ने एक्सटर्नल लाइबिलिटी को देखते हैं, इन अकाउंटिंग बिजनेस एंड ओनर आर ट्रीटेड सेपरेट एंटिटी। ये बात याद रखना है कि जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो उसमें बिजनेस और जो ओनर है वो दोनों अलग है, वो एक नहीं है। वो बिजनेस जो है वो बिजनेस है और ओनर जो है वो उसको खाली मैनेज करता है, उसको एडमिन करता है, उनका खाली मैनेजमेंट करता है। व्हेन ओनर ऑफ बिजनेस इज प्रोवाइडिंग कैपिटल द बिजनेस इज बिकम इंटरनल। ओनर ने अपना खुद का पैसा बिजनेस में लगाया तो वो क्या हो गया, इंटरनल, बराबर। अब इसको ब्रीफ में हम समझे तो ये भी कह सकते हैं कि अमाउंट पेबल बाय द बिजनेस टू द ओनर, बिजनेस को ओनर को जो पैसा चुकाना है वो होता है इंटरनल लायबिलिटी। जैसे ओनर ऑफ बिजनेस हैज प्रोवाइडेड कैपिटल 1 लाख, ओनर ने 1 लाख रुपए की कैपिटल लगाई है अपनी, दस 1 लाख रुपीज इज बिकम of business towards owner. This is an internal liability of the business. 50,000 are borrowed from Bhavna Ben with the condition to redeem after 3 years. अब किसी और से 50,000 रुपये हमने उधार लिए 3 साल के लिए तो वो हो गया एक्सटर्नल लाइबिलिटी। करंट और नॉन करंट का मैंने बताया कि 12 मंथ का पीरियड होता है, बराबर। उसको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म भी बोलते हैं। और ये ज़्यादातर क्या होती है, करंट और लॉन्ग टर्म जो बोलते हैं हम करंट और नॉन करंट, तो जैसे हमने कोई गुड्स परचेस किया है उधार पे, जैसे कोई एक्सपेंस का पेमेंट हमें करना बाकी है तो वो सब हो जाता है करंट लाइबिलिटी, जो एक साल में हमें पे करना है, बराबर। और नॉन करंट यानी कि 3 साल के लिए किसी के पास से पैसे हमने लिए या किसी के पास से एक से ज़्यादा साल के लिए हमने उधार गुड्स कोई परचेस किया, कोई एसेट परचेस की, कोई बैंक से लोन लिया, वो हो जाती है नॉन करंट। ठीक है, तो आज हमने 8 जो टर्म है वो अलग अलग पढ़े यहाँ पे। अब इसका आपको जो है वो शॉर्ट में नोट्स बना लेना है, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे मैंने हमने डिस्कस किए वो, और ये आपको याद भी रखना है। ठीक है, जब भी हम अकाउंटिंग का रिकॉर्ड करेंगे तब यही सब वर्ड आएंगे, फाइनल अकाउंट तक हम जाएंगे तब सारे ये वर्ड्स आपको याद रखने हैं। मतलब ये मान लो कि आप जब तक अभी अकाउंट सीखोगे तब तक आपको ये सारे टर्म्स जो है वो डिटेल में पता होने चाहिए। यही जब पता होगा तब ही आप अकाउंटिंग अच्छे से रिकॉर्ड्स कर पाओगे, अच्छे से अकाउंटिंग सिस्टम समझ पाओगे, सीख पाओगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टर्म्स के साथ, उसमें नए डिस्कशन हम करेंगे। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ